तो कल हमने पढ़ा था बिजनेस कॉम्बिनेशन इन डेज 103। ये हमने कल स्टार्ट किया था। पहला पहला लेक्चर था। बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उनका एक और नाम है, क्लास में किसी ने मुझसे बोला भी था, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने ये भी बताया था कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अंतर होता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, पता था आपको। फिर हमने बात की कि भाई कौन सा इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में भी कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सामने वाला एसोसिएट भी हो सकता है, सामने वाली पार्टी ज्वाइंट वेंचर भी हो सकती है, सामने वाली पार्टी सब्सिडरी भी हो सकती है, और हो सकता है कि कोई रिश्ते का नाम ही ना हो, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, है ना। पंडित जी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो काफी उत्साह देखने को मिला उत्तराखंड के लोगों में। तो यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है ना एसोसिएट हो, ना ज्वाइंट वेंचर हो, ना सब्सिडरी हो। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इन्वेस्टमेंट शो होंगे ही होंगे एसेट की तरह। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करा हो आपने, चाहे ज्वाइंट वेंचर में किया हो, चाहे सब्सिडरी में किया हो, ठीक है, या कोई नॉर्मल सामान अदर इन्वेस्टमेंट हो, आप पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा इंडेस लगेगा? इंडेस 27। इंडेस 27 ही लगना है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग इंडेस 28 से होगी, और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पहली बार फर्स्ट कंसोलिडेशन में तो 103 से होगी और आगे 110 से होगी। और इसमें जब अदर इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ जी, 109 है, अगर आपको पता हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 है। खैर, तो खैर हम वो तो बात कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी 109 कुछ केसेस में हम आगे बात करेंगे। खैर, इतनी सोचने की बात नहीं है अभी, वो आगे बढ़े, चलिए। फिर हमने देखा था कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन जो था इंडेस 103, उसमें किस तरीके से हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की बात की थी, और हमने समझा कि भाई बेसिक एंट्रीज क्या होती है ना। मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं कि बिजनेस क्या होता है। मैंने बोला भाई बिजनेस का सामान नॉर्मल मीनिंग ले लो। भाई अभी बिजनेस क्या होता है उस पर चर्चा हमने नहीं करी, हालांकि इंडेस 103 में बहुत बड़ी डेफिनेशन है बिजनेस क्या होता है। वैसे मैं तो एक बात जानता हूं, केवल इनपुट हो तो बिजनेस नहीं है, केवल आउटपुट ही है तो बिजनेस नहीं है। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट होता है। ये तीनों शर्तें जहां पूरी होती है वो पूरा एक बिजनेस कहलाता है, ठीक है। फिर भी इंडेस 103 में उस बिजनेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। जब तक कुछ ना दिया जाएगा, जब तक हम बात नहीं करेंगे, तो आप लोग बिजनेस का जनरल मीनिंग दिमाग में हो रखेंगे। और दूसरा शब्द है इस इंडेस में कॉम्बिनेशन। क्या है? अब कॉम्बिनेशन तो कितने भी बन सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अपनी एक डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन को भी हम टाइम टू टाइम चर्चा करते रहेंगे, है ना। लेकिन कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले इनिशियली बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, डेप्थ में ही पढ़ना है, लेकिन शुरुआत से डेप्थ ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसका रीजन, जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं भाई? पहले आराम से, पहले पहले तो वो टायर वायर बांध के कूदते धीरे धीरे, है ना। छप 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 छप, कई बार बाहर से छप 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 करते रहते हैं ना, थोड़ा ऐसे सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे फिर 4 फीट में जाते हैं, फिर धीरे गोता लगाते हैं, है ना। वो पहले दिन ही कूद जाओगे तो फिर आंख से पानी, नाक से पानी, क्या हो गया है, क्या हो गया, है ना। तो पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि भाई आप पहले कॉन्सेप्चुअल जो बैकग्राउंड, एक रोड मैप तैयार कर लो कि इंडेक्स में क्या है। और जब तक किसी शब्द का बहुत डिटेल मतलब ना बताया जाए, तब तक उसका जनरल मीनिंग तो मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा शब्द होगा जिसका जनरल मीनिंग भी आपको नहीं पता है, तो वो तो हम पहली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बिजनेस का जनरल मीनिंग पता है, हाँ। और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक ओवर एक्विजिशन, हम बात कर रहे थे कल, ठीक है। और उसके अलावा जो बात हुई थी कि भाई बिजनेस को एक व्यक्ति खरीदेगा, दूसरे पे कंट्रोल आ जाए, तो एक होता है खरीद एक्वायर करने वाला, एक्वायरर, और एक जिसको एक्वायर किया जाएगा वो एक्वायरी होगा। और एक नॉर्मल बात हम करेंगे तो एक्वायरर वो होता है जो किसी पे कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल वर्ड बहुत जरूरी है इस इंडेक्स 103 में। और एक्वायरी वो माना जाएगा जिस पर किसी का कंट्रोल आया है, ठीक है। और कंट्रोल मोर देन 50% पर तो कंट्रोल
होता ही है, ये तो हमें पता ही था। लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि कंट्रोल की डेफिनेशन ऐसी नहीं है। अभी आगे जब हम डिटेल में बात करेंगे तो ये दिमाग में रखना कि 50% से ऊपर पे भी हो सकता है कंट्रोल ना आए, और 50% जो है ऐसे नीचे पर 50% उससे कम पे भी कंट्रोल मान लिया जाए, ये भी संभव है इंडेस में। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़े आसानी से बड़े सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, आप मान लीजिए आपके स्टडी मटेरियल के भी इलस्ट्रेशंस है, तो उसको स्टडी मटेरियल में क्या होता है, कई बार शॉर्ट में सॉल्व किया होता है। आपके लिए इनको पूरा डिटेल में कंप्लीट सॉल्व भी किया गया है, ताकि आपको पढ़ते वक्त सारी बातें समझ में आ जाए, है ना। देखेंगे, करें स्टार्ट। तो भाई इलस्ट्रेशन यहां पर देखिए, हम ये टेक ओवर की बात कर रहे हैं। कल हमने कोई टेक ओवर की बात ही नहीं की। हमने तो बोला भाई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए बाजार से जाके, शेयर होल्डर से। टेक ओवर की तो बात ही नहीं की। टेक ओवर तो मैं AS14 के आपको एग्जांपल दे रहा था, ए ने बी को खरीद लिया तो बी बंद हो गई, वो होता है असली तो टेक ओवर। हाँ, तो यहां पे ए लिमिटेड ने बी को टेक ओवर कर लिया और उसने कहा हम तुम्हें 12,60,000 कंसिडरेशन देंगे, और जो बिकाऊ होता है औकात उसी की देखी जाती है। औकात यानी नेटवर्थ, नेट असेट। तो नेट असेट जो थी वो 11,80,000 है, ये निकाल के दे दी हमने। नेट असेट क्या होती है, उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस। भाई नॉर्मल बात है, अगर आपके पास आज 100 रुपए की संपत्ति है और 10 रुपए की लाइबिलिटी है, तो आपकी नेटवर्थ में बोलूंगा 90 रुपए की है, कि 10 रुपए की चुकाने के बाद आपका नेट 90 बचने वाला है। ठीक है, ये उसकी फेयर वैल्यू हमने आपको दे रखी है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन बिजनेस है, आपके घर में थोड़ी हो रहा है ट्रांजेक्शन, मार्केट में हो रहा है, तो फेयर वैल्यू ही देखी जाएगी। अरे भाई ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीद लिया था, मुझे मिल गया था। अरे वायरस ने 3 इडियट में पेन आमिर खान को फ्री में दे दिया था, पर वो आमिर खान अगर उसको किसी को बेचेगा तो जरूरी थोड़ी फ्री में दे दे, ये 10 रुपए में दे दे बोले सस्ता आया। नो, मैं तो उसकी वैल्यू देखूंगा, वो 10 लाख का पेन है भाई। अरे हाँ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फेयर वैल्यू पे ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और मालूम है इंडेस जितने भी आए हैं वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। आप देखेंगे पहले कॉस्ट मॉडल चलता था, लेकिन अब बहुत सारे इंडेक्स में फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अरे हमारा तो काम ही ट्रू एंड फेयर व्यू देने का है ना, तो फिर फेयर वैल्यूज ही तो होनी चाहिए। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, इंडेस 113 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर, है ना। तो वो हम उस इंडेस की बात नहीं कर रहे, अभी यहां पर हमें फेयर वैल्यू दे रखी है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि फेयर वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो मार्केट वैल्यू ही है, वो कुछ भी उसके निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट वैल्यू होने के लिए तो चीज का मार्केटेबल होना जरूरी है। लेकिन आज कोई चीज मार्केटेबल नहीं है तो क्या उसकी कोई वर्थ तो हो सकती है। अरे वो अनमोल है ना भाई। अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड का रुमाल रह गया, क्या रह गया, अब आप बताओ उसकी उसका मोल क्या। वो नहीं है अब, लेकिन एक रुमाल है उसका मेरे पास, वो अनमोल है। क्या है? उसका कोई मोल ही नहीं है भाई, करोड़ों रुपए दे जाओ नहीं दूंगा। ठीक है ना, अगर व्यापार छोड़ दू और प्रेम सच्चा हो तो, है ना। देखो कितना समझ में आ रहा है जैन साहब। जैन साहब इसके पहले रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस एग्जाम्पल पर उन्होंने एकदम हाँ करा है, कुछ हुआ है जीवन में आपके साथ। ठीक है, तो खैर, तो 11,80,000 रुपीज की नेटवर्थ है ना। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन में जनरली ये नहीं दिया था, मैंने ऐड ऑन किया इसमें कि बुक वैल्यू उसकी 11,50,000 है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाई उसमें 1150 ही लिया है। नेट असेट, असेट लायबिलिटी का नेट असेट ले लिया, इक्विटी में सब आ गया, कैपिटल रिजर्व सारे आ गए, ये है ना। अब हमने ए लिमिटेड एक्वायरर है, बी लिमिटेड एक्वायरी है। बताइए एक्वायरर एक्वायरी क्यों कहा? क्योंकि ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, आप कुछ भी नहीं लिखा तो पूरा टेक ओवर कर लिया, पूरा टेक ओवर कर लिया मतलब सारी एसेट लायबिलिटी ले ली, हाँ है ना। तो सारी एसेट और लायबिलिटी जब उसने ले ली है तो फिर कंट्रोल किसका आ गया? बी तो खत्म ही हो गई। हमने यहाँ बात भी करी है कि भैया ये देखिए, ये बी लिमिटेड एक्वायरी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया है इस सवाल में, कल एग्जाम्पल में नहीं हुआ था, है ना, लेकिन आज हो गया है। तो आज ये अस्तित्व खत्म हो गया है। ठीक है, तो भाई बी लिमिटेड की बुक्स में कौन सी अकाउंटिंग करेंगे? बी लिमिटेड की बुक्स भी तो बनेगी फिर, क्योंकि ट्रांजेक्शन कल जो हमने एग्जांपल किए थे उसमें ट्रांजेक्शन, एक कंपनी मान लें सलमान थी, एक नोरा थी, तो सलमान ने नोरा के साथ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था, तो नोरा की बुक्स में तो एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन आज तो ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में हो तो बी भी तो एंट्री करेगा, और बी एंट्री करेगा तो बी बंद हो रही है, बी का गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गया है। तो गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है, बी बंद हो रही है, तो ये तो बताइए अकाउंटिंग होगी, हाँ होगी, कौन सा इंडेक्स लगेगा?
बताइए ना, ये कौन सा इंडेक्स लगेगा? अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, कोई इंडेक्स नहीं लगेगा। इंडेक्स लगते ही नहीं, तो नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट है। पार्टनरशिप में पढ़ते थे कि नहीं? ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है मालूम है आपको? आखिरी P&L क्या है? देशी तरीके से पढ़ो, कंसेप्चुअल पढ़ो। ये आखिरी P&L है किसी भी धंधे का, इसके बाद कुछ नहीं है। हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। आगे बात समझ में? हाँ भैया, तो एंट्री पास होगी, नेट असेट का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दूंगा क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेट असेट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में इक्विटी बची हुई है, ये किस पे, किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो एंट्री पास होगी, इक्विटी नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डेबिट, लेकिन ये पैसा मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, तो बाय इक्विटी अकाउंट एंट्री पास हुई, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी अकाउंट बंद हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर का नया अकाउंट खुल गया। तो कौन कौन से दो अकाउंट बंद हो गए? नेट एसेट का अकाउंट और इक्विटी का अकाउंट। और कौन से दो अकाउंट खुल गए? रियलाइजेशन अकाउंट और शेयर होल्डर का अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जब मैं कुछ ना बोलूं तो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब भाई ये बात हो गई। अब हमें पैसे लेने हैं, क्या लेने हैं? कंसिडरेशन लेना है। किससे लेना है? ए लिमिटेड से। तो ए लिमिटेड हमारी डेटर है, हमें पैसा लेना है, तो डेटर असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट। रटना नहीं है एंट्रीज, आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज। और वो पर्सनल रियल नॉमिनल से कभी नहीं चलना चाहिए। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। यही अकाउंट्स है, यही एफआर है। ठीक है, तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ए से लेना है, टू नेट एसेट के बदले में लेना है, पर नेट एसेट का अकाउंट तो बंद होकर रियलाइजेशन में जा चुका है, तो टू रियलाइजेशन टू। वैसे मैं आपको समझा देता हूं, हम क्रेडिट सेल करते थे तो एंट्री क्या करते थे? डेटा टू सेल। अगली एंट्री सेल टू ट्रेडिंग, तो नेट एंट्री डेटा टू ट्रेडिंग। डेटर की जगह पे ए लिमिटेड, ट्रेडिंग पैनल की जगह पे रियलाइजेशन। वही है, नाम ही तो बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, आत्मा अमर है। एक नहीं, आत्मा एक नहीं, अमर है। बुरा आत्मा एक है, आत्मा अमर है ना? ए लिमिटेड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन आखिरी P&L ही है। तो हमें ए लिमिटेड का भी अकाउंट हमने बना दिया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रिलेशन में ए लिमिटेड, क्या लिख दिया? ए लिमिटेड। इज दिस क्लियर? हाँ, आगे बढ़े। अब ए लिमिटेड से पैसे आएंगे तो कैश डेबिट टू ए लिमिटेड। मान लीजिए फर्नीचर आ गया, फर्नीचर टू ए लिमिटेड। मान लो मशीन आ गई, मशीन टू ए लिमिटेड। मान लो शेयर्स आ गए, शेयर्स टू ए लिमिटेड। मैंने एक अकाउंट इसीलिए नहीं बनाया, बंद हो गया। तो अब ये शेयर्स आ गए। इज दिस क्लियर? और अब ध्यान दें आगे। अब मुझे बताइए सबसे पहले कि ये कितने की नेट एसेट थी? 1150 की। कितने का कंसिडरेशन है? 1150 के बदले में 1260 मिल रहे हैं, तो 110 का क्या हो गया? गेन, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में, यानी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। एंट्री बोलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। मैंने वो एंट्री नहीं लिखी है, चलेगा? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो रिलेशन में टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स में बाय। अब बताओ शेयर होल्डर को इक्विटी का कितना देना था हमें? 1150। प्रॉफिट का कितना देना था? 110। अरे हाँ या ना? टोटल में कितना देना है? दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर नाम की लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। कैश दिया तो टू कैश, और शेयर्स दिए तो टू शेयर। शेयर कैपिटल नहीं, ये वहां से आए हुए शेयर दिए, खुद के शेयर थोड़ी इशू कर रहे हैं। तो टू शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स, जो भी शेयर्स। क्लियर? तो अब ये जो हो गया, बताइए बी बंद हो गई क्या? हाँ हो गई। ठीक है, ए के पास क्या था? ए की बैलेंस शीट मैंने दी नहीं, पर ए के पास क्या था? ए की एसेट लायबिलिटी इक्विटी। अब बी की एसेट लायबिलिटी भी इसमें आ गई कि नहीं? है ना? अब ए की जो बैलेंस शीट बनेगी, आफ्टर दिस बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इज प्रिपेयर्ड, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट तो बनेगी ना? अरे बी बंद हुई है, ए की बैलेंस शीट तो बनेगी। तो ए की बैलेंस शीट में केवल ए के आइटम्स आएंगे, ए और बी दोनों के आएंगे। तो ये क्या है? सेपरेट है या कंसोलिडेटेड है? नहीं, ये सेपरेट ही है। कंसोलिडेशन तो किसके साथ करते हो? जो जिंदा है। अच्छा, हाँ हाँ, है ना? ये एसएफएस, ये एसबी, एसएफएस यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सेपरेट बैलेंस शीट ही होगी, है ना? और वैसे मैं यहां सेपरेट बोलने की बजाय अब और लिख देता हूं, इंडिविजुअल ही होगी। ये तो कोई है ही कहां, दूसरा कोई है ही नहीं। बात समझ में आती है? तो पिछले क्वेश्चंस में और इसमें अंतर समझ में आया। ये टेक ओवर है,
इसमें एक्वायरी का बिजनेस बंद हो चुका है, गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है। इज दिस क्लियर? तो ये एक सिंपल सवाल हमने देखा, और जो है अल्टीमेटली अब किसकी बुक्स में एंट्री होगी? ए की बुक्स में एंट्री होगी, तभी इस एंट्री के बाद ही तो बी की एसेट लायबिलिटी मर्ज होगी, है ना? तो ए की बैलेंस शीट हम बन जाएगी, हमें पता है वो कौन सी बैलेंस शीट बनने वाली है, बस इंडिविजुअल बैलेंस शीट ही बनने वाली है ना? लेकिन उसमें बी तो मर्ज हो ही गया, तो एंट्री बोलिए क्या होगी? ऑल असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट टू नेट असेट डेबिट। टू कैश डायरेक्ट कर सकता था, मैंने टू कंसिडरेशन कर दिया, ड्यू कर दिया, लायबिलिटी बढ़ा दी। 1180 के बदले में 1260 देना है। बताइए उसको प्रॉफिट 110 हुआ था, इसको लॉस 110 क्यों नहीं हुआ? अरे ऐसा तो हाँ, क्योंकि इसने यहां उसने 1150 से 1260 को कंपेयर किया है। ये 30 रुपीज तो ज्यादा मान के ही चल रहा है ना, तो ये तो मान के चल रहा है कि 1150 नहीं भाई साहब, मैं 1150 के बदले में 1260 नहीं दे रहा हूं, मैं तो 1180 के बदले में दे रहा हूं, मैं तो मेरी बुक में फेयर वैल्यू मिलाऊंगा उसे। अरे वो होगी 11, मुझे क्या मतलब पेन किसी ने कितने में खरीद लिया हो, मेरे लिए तो ये इतने का है आज, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इसका लॉस कम हुआ। ये लॉस भी लॉस नहीं कहेंगे क्योंकि इसका फ्यूचर बेनिफिट है इसके, इसलिए इसको कहां डाल दिया? गुडविल में डाल दिया। अगली एंट्री कंसिडरेशन नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट, और टू कैश दिया तो टू कैश, शेयर दिए तो टू शेयर कैपिटल, ये अपने शेयर इशू कर रहा है, तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं? तो ये एग्जांपल था टेक ओवर का, जिसमें एक एक्वायरर था, एक एक्वायरी था, एक्वायरर ने एक्वायरी पे कंट्रोल कर लिया, इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की भले ही एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता चलती है, लेकिन हमें इतना तो मालूम है इस चैप्टर में कि भाई बिजनेस क्या होता है। हाँ, और जब बिजनेस के टेक ओवर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, तो देयर आर मे बी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, देयर मे बी लॉट ऑफ, और इसलिए हम धीरे धीरे उन कॉम्बिनेशंस को देखते जाएंगे। और पहले केवल थ्योरी पढ़ने से भी चीजें जो है गलत होती है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखना बहुत जरूरी है साथ साथ। यहां तक क्लियर हो गया? डाउट आएगा ही नहीं जो मैंने बोला उसमें, तो है ना? अब हम रिश्ता वही, सोच नहीं, कलर्स पे अगला प्रोग्राम, ठीक है ना? वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आइंस्टाइन प्लस पे ले रहे हैं। ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ये बिल्कुल घर में रोज देखता है, मतलब ये इसने सारे एपिसोड देखे अनुपमा, और एक महिला पे सीरियल, एक और कौन सा आता है अनुपमा के अलावा, आजकल बड़ा चलता है, मैं कई सीरियल देखता हूँ उससे, मेरे घर पे भी चलता रहता है। क्या था वो यार, वो रात में आता है यार, नहीं नहीं एक और आता है, आप जानते हो, एक बड़ा वो क्या है वो यार, खैर अब याद आएगा तो बताता हूँ मैं। वो उसमें क्या लफड़ा है यार, बड़ा लफड़ा है उसमें भी। ठीक है आगे बढ़े। पुष्पा इम्पॉसिबल, पुष्पा इम्पॉसिबल ऐसा कोई सीरीज है? हाँ देखो, हाँ, ए लिमिटेड ने एक्वायर किए 100% शेयर बी लिमिटेड के, कंसिडरेशन वही 1260 है, और बी लिमिटेड की जो वर्थ है वो 1180 की है, और नेट बुक वैल्यू 1150 की, ये वही बैलेंस शीट मैंने आपको दे दी है, ठीक है? बी लिमिटेड बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू आएगी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में नहीं हुआ, ए ने वही 100% शेयर्स खरीदे हैं, तो बी लिमिटेड की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्रीज। ट्रांजेक्शन ए और बी के शेयर होल्डर्स के बीच में है, बी लिमिटेड एक्वायरर है और ए लिमिटेड एक्वायरी। सर क्यों? जब बी लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के आपने उसको एक्वायरी बना दिया। हाँ, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमारी मर्जी नहीं होती तो भी हमारे साथ कुछ हो जाता है। अरे हाँ या ना, हो ही सकता है ना, वो तो हमारी मर्जी नहीं थी लेकिन नहीं हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा है, ये बढ़िया है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, होता है। तो बी लिमिटेड शेयर होल्डर एग्री थे ना, कई बार ऐसा होता है घर वाले एग्री हो जाते हैं, हम नहीं एग्री होते फिर भी, है ना? कुछ भी सोच सकते हैं। आगे बढ़े क्या? तो भाई शेयर होल्डर्स ने अल्टीमेटली ऐसा कारनामा कर दिया कि जिससे ऑटोमेटिक आपकी इच्छा के आपको पता ही नहीं चला और आपका कंट्रोल कहीं और चला गया, हो ही सकता है वो तो, है ना? तो इसमें बी लिमिटेड का लेकिन एग्जिस्टेंस कंटिन्यू है। ए जिंदा थी, जिंदा है, बी भी जिंदा थी और जिंदा है, और बी जो है वो ए की सब्सिडरी हो गई है 100%, क्योंकि यहाँ पे, इसलिए इस सवाल में कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बी लिमिटेड जो है उसमें कंट्रोलिंग कितना है, तो पूरा का पूरा 100% ही ए का कंट्रोल है, कोई नॉन कंट्रोलिंग दूसरे है ही नहीं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स की। किसकी बात करते हैं? हाँ हाँ बोले। नहीं, कंसोलिडेशन क्यों नहीं होगा बताइए, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आ गया? 100% सब्सिडरी, तो ए और बी का पहली बार कंसोलिडेशन हो गई ना। अब तो जब तक इनके बीच में ये रिश्ता कंसोलिडेशन होता रहेगा, पहली बार जो करूंगा वो होगा इंडेस 103 से, और आगे जब भी होगा 110 से। ये तो वैसे ही सवाल है जो हमने किया था,
इसलिए कोई समस्या नहीं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, हालांकि मैं ये इंडेक्स नंबर मैंने लिखा है, मैं इस इंडेक्स नंबर को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। अभी हम अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट, अरे यार ये क्या है, हटता है क्या ये कितना धीरे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पीडीएफ नहीं है ये, ऐसा थोड़ी है। एक मिनट चलो, ये तो हट जाएगा ना, चलो ठीक है ना, हट गया ना। अभी अपन इंडेक्स का नंबर जबरदस्ती, कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहते, है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब सेपरेट, वैसे जब इंडेक्स नहीं थे तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग जो होती थी, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को छोड़, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एस 13 से चलते थे, अकाउंटिंग से 13 से। तो वैसे हमारे पास इंडेक्स 109 है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ए ने बी के शेयर्स खरीद लिए हैं शेयर होल्डर्स से। तो अब देखिए, बेसिक प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि कंसोलिडेशन के लिए कोई सेपरेट एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई लेजर बनाए, वो डायरेक्टली कंसोलिडेशन आप कर सकते हैं, है ना। फिर भी हमने यहां पर, और ऐसा कोई मना भी नहीं, आप चाहो तो कर लो भाई। कंसोलिडेशन में आना क्या है, जो सेपरेट वाले थे वो तो सारे ही आने हैं, है ना। इसीलिए आपने कल टू इन्वेस्टमेंट मुझे कहा था, है ना। तो टू इन्वेस्टमेंट क्यों कब कर रहे थे, जब आपने कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड में भी इन्वेस्टमेंट डेबिट कर लिया है, तो वहां टू इन्वेस्टमेंट, कल वाली बात मैं बता रहा हूं, पिछले लेक्चर वाली, ठीक है। लेकिन नहीं किया है तो वहां वही टू कैश करना पड़ेगा फिर, इसलिए। खैर, तो इस सेपरेट बुक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट बुक्स। तो ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन टू बैंक। ये 12,60,000 से ये एंट्री पास हुई सेपरेट बुक्स में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए की जो बैलेंस शीट थी वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, उसमें बस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंट्स की, और ये पहली बार ही हो रहा है फिलहाल। तो हम 103 की बात करेंगे, उसी डेट पर हो रहा है जिस डेट पर अभी हमने एक्वायर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एंट्री होगी, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई है, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होना, बी एग्जिस्टेंस में रहेगी एज इट इज। तो यहां पर ये केवल कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसकी एसेट ला रहा है। पिछले एग्जाम्पल में तो प्रैक्टिकली उसकी एसेट उसकी बुक्स में आई होंगी, ठीक है कि नहीं। अगर वो फैक्ट्री बंद हुई होगी तो वहां से एसेट उठा उठा के रखी होगी इसकी फैक्ट्री पे, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ नेट एसेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू पे, किस पे आएगा, फेयर वैल्यू पे। और मन याद भी करवाया जाता है कई बार इसको कि भाई वो जो एक्वायरर है ना वो फेयर वैल्यू पे, अरे एक्वायरर नहीं, हम क्या, हम होते तो क्या करते, हम बाजार में से कोई चीज भले भाई देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, 1 रुपए की चीज को मैं 1 करोड़ में लेकर आया हूँ ना, तो मेरी नजर में वो अब 1 करोड़ की, उसकी मेरे लिए वो 1 करोड़ की वर्थ रखती है, ठीक है ना। तो नेट एसेट अकाउंट डेबिट 11,80,000, 1180 की नेट एसेट आई, अगेन टू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मैंने टू कैश ले लिया, या ये शेयर इशू करता तो शेयर कैपिटल, है ना, और हो गया। और आपने 1180 के बदले में 1260 दिया तो गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यहां पर नहीं आया। इज दिस क्लियर। अब इसी सवाल में हम अगर कर लें, सब कुछ थोड़ा सा हमने चीजें बदली हैं। ए लिमिटेड ने 80% शेयर एक्वायर किए बी के, और कंसिडरेशन 1280 रखा, फेयर वैल्यू जो थी नेट एसेट वो 1480 थी, ठीक है। अब इसमें चूंकि बी लिमिटेड बंद होगी क्या, नहीं, तो बी लिमिटेड की अपनी जो बैलेंस शीट है मैंने यहां नहीं दी, पिछले एग्जांपल में भी नहीं दी, सबसे पहले वाले में दी थी, है ना। तो मैं क्यों दूं बी लिमिटेड की बैलेंस शीट, वो तो वैसी थी वैसी रहने वाली है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उसकी बैलेंस शीट वैसी की वैसी रहने वाली है, हाँ है ना। जिन साहब बोलो ना कुछ, कहो ना, कहो ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, उसकी जरूरत नहीं बैलेंस शीट। अब इस सवाल में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो आएगा 20%, कितना आएगा। उसके वैल्यूएशन की मैंने 2 मेथड्स कल आपको बताई थी, एक एट फेयर वैल्यू, एक प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, ठीक है बस, ठीक है। और ये हमने बता दी थी आपको, है ना। नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट मैंने कल बताया था, मैंने कल फेयर वैल्यू पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, इन मैंने सेम वैल्यूज रखी थी, याद आया। चलिए, तो ए ने बी को एक्वायर कर लिया, बी एक्वायर ही है, पर अब वो 80% सब्सिडरी है, बी का एग्जिस्टेंस जारी है, अगेन सेम केस आ गया, ठीक है। अब यहां पर ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है, ए और, क्यों जारी है, बी का एग्जिस्टेंस क्यों जारी है बताए, बी का एग्जिस्टेंस क्यों कंटिन्यू है, हाँ क्योंकि ए का ट्रांजेक्शन बी के साथ हुआ ही नहीं है, वो तो बी के शेयर होल्डर के साथ, बी को तो पता ही नहीं है भाई,
तो किसी को है ना, तो उसका एग्जिस्टेंस अभी भी है। ठीक है भाई, कंट्रोल चला गया पर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व तो है ना यार। भाई आपकी इच्छा के बिना आपका कंट्रोल जा सकता है, पर अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल सी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो हम यहाँ पे बात करें अगेन सेपरेट बुक्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट टू बैंक फाइनल एंट्री हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंट्स की। एक ही बैलेंस शीट में आने ही है, एक के आइटम्स तो आने ही आने हैं, लेकिन अब कंसोलिडेट करने के लिए बी की नेट एसेट भी आएंगी। अब नेट एसेट या तो मैं 80 लाता, 80%, पर हम लाते 100 है, और 100 हमारा ले आते हैं, पर वो 100 में से 20 किसी और को देना है, तो वो लाइबिलिटी दिखाते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, है ना। तो यहां पर एंट्री एट पसना, है ना, और एट फेयर वैल्यू, दोनों से हम इसी सवाल को कर लेते हैं। जब मटेरियल में एक से ही किया हुआ है, फिर आगे फेयर वैल्यू समझाई तो यही कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल सी बात है। नेट असेट डेबिट, असेट डेबिट कर ली टू कंसिडरेशन, है ना। 1480 के बदले में 1280, तो वैसे तो 2 लाख की गुडविल आ रही है, लेकिन भाई 1480 हमारा थोड़ी है, हमने तो 2 NCI 1480 का 20%, 1480 इज द नेट एसेट। नेट एसेट में प्रोपोर्शनेट शेयर हमारा 80 है, तो दूसरे का 20 है, तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ये देखना कितना आ रहा है, 296, तो ये 296 का कैलकुलेशन आ गया। तो हमने इसको लेस कर इसे करना चाहिए, मॉड्यूल में कैसे बताते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं आपके, गुडविल इज इक्वल टू, ऐसे रखना नहीं, डेबिट प्लस डेबिट इज, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, डेबिट में क्रेडिट लेस होता है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है, पर ये बोलते हैं गुडविल इज इक्वल टू कंसिडरेशन नेट एसेट माइनस कंसिडरेशन प्लस एनसीआई, कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट, तो दिख रहा है ना सामने, ये दोनों क्रेडिट आइटम में ऐड होंगे, ये डेबिट है लेस हो जाएगा, डिफरेंस इज गुडविल, डिफरेंस इज, बात समझ में आ जाती है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये गुडविल 96,000 रुपीज की है, क्लियर है। ये मालूम हम ये गुडविल आ गई 96,000, अब अगर हम एट फेयर वैल्यू लेते तो नेट एसेट डेबिट कंसिडरेशन क्रेडिट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एनसीआई का वैल्यूएशन बदल जाएगा, और एक सामान्य मैथमेटिक्स लगाएंगे 5वीं क्लास वाला, कि भाई हमने कितना धन दिया, हमने 1280 दिया ना, कितने के बदले में, तो 20 की वैल्यू बता दो बस। ठीक है, ये बिजनेस की फेयर वैल्यू थी, नेट एसेट की फेयर वैल्यू तो प्रोपोर्शनेट शेयर थी। हाँ, तो ये कितना आ गया, 320 आ गया, 320 कितना आ गया, तो हमने, ध्यान दे रहे हैं आप, हमने 1480 जो नेट एसेट ली, उसमें से 320 एनसीआई का है। ठीक है, तो 1480 माइनस 320 कितना आता है, 11 एंड 60, 11, भाई 1480 माइनस 320 कितना आता है, 1160। हाँ, 1160 के बदले में हम 1280 दे रहे हैं, एक 20 ज्यादा दे रहे हैं, तो गुडविल आ गई 120, कितनी आ गई, बताइए, यहां गुडविल कितनी आई, 120, ऊपर गुडविल कितनी आई थी, यहां वो जो डिफरेंस था 24,000 का था, वही डिफरेंस 296 और 320 का होगा, ऑब्वियसली एनसीआई की वैल्यूएशन की वजह से तो आया है, जो वैल्यूएशन में एनसीआई में डिफरेंस था 296 और 320 का जो डिफरेंस था, वही गुडविल का डिफरेंस होगा। तो अंतर यह है कि भैया यहां पर हमने 1480 में से पूरा 20% हटा दिया था, तो जो गुडविल थी वो 80% हमारी गुडविल ही थी, लेकिन इसमें हमने इस 1480 का परसेंट नहीं हटाया, हमने इसका वैल्यूएशन अलग किया, तो यहां गुडविल टोटल आ गई, टोटल गुडविल आ गई, क्या आ गई, अच्छा 120 का 80% बोलो, 96, वही तो आ रहा है ऊपर। यहां इसलिए कई बुक्स में लिखा होता है कि जब एनसीआई को पसना पे वैल्यू करते हैं, तो फिर गुडविल आती है पार्शियल गुडविल, क्या आती है, उसमें एनसीआई वाली गुडविल नहीं है, लेकिन यहां पर टोटल गुडविल आई है, तो एनसीआई का भी गुडविल पार्ट इसमें है। ठीक है, तो खैर वो है तो है, वो तो दिख रहा है, उसमें याद क्या करना, जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आती है। तो प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट में क्या करना है, जो नेट एसेट फेयर वैल्यू है उसमें 20% 30% जो भी है वो दे देंगे, और अगर फेयर वैल्यू देखना तो फिर वो बिजनेस की फेयर वैल्यू, नेट एसेट में भी फेयर वैल्यू तो होती है, पर वो नेट एसेट की फेयर वैल्यू होती है, और फेयर वैल्यू मेथड में बिजनेस वैल्यूएशन देखते हैं कि मैं जो कंसिडरेशन दे रहा हूं वो 1260 दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, 1280 दे रहा हूं, तो 1280 मैंने दिया, तो मैंने वो 80% के लिए दिया है, तो उस हिसाब से 20 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा और
थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे, बड़ा सिंपल सा है। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। इसमें अब बैलेंस शीट फॉर्म में बना दिया, थोड़ी सी इंडेक्स के हिसाब से बैलेंस शीट, पूरी डिटेल नहीं है। नेट एसेट कितनी है, असेट साइड हो गई, और लाइबिलिटी साइड भी 60 प्लस 20 80, 25 प्लस 17 42 ही है। इसमें इक्विटी कैपिटल है और अदर इक्विटी है, ठीक है। नेट एसेट में एसेट लाइबिलिटी का नेट आ गया है, ठीक। अब मार्केट वैल्यू जो नेट एसेट्स की दे रखी है, ठीक है, मार्केट वैल्यू दे रखी है नेट एसेट्स की। मार्केट वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया तो यही फेयर वैल्यू है, अगर कुछ नहीं दिया तो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू है। बट मार्केट वैल्यू हमें लेना क्या है, मार्केट वैल्यू है फेयर वैल्यू, हमें लेना फेयर वैल्यू है। इंडेक्स कहता है फेयर वैल्यू लेना है, ठीक है। तो पी लिमिटेड की अपनी फेयर वैल्यू कितनी है, 1,10,00,000, और क्यू लिमिटेड की कितनी है 45 lakhs, ठीक है। और पी ने बी क्यू को एक्वायर कर लिया है, ओ माय गॉड टेक ओवर है, तो क्यू खत्म हो जाएगा। मैंने कहा लिखा शेयर्स खरीद ली है, पी एक्वायर क्यू लिमिटेड, पी ने क्यू की एसेट लायबिलिटी खरीद ली, कुछ भी नहीं दिया तो सारी खरीद ली। ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा था कि कोई आप बिजनेस खरीदने जाओ, आप बोल सकते नहीं यार ये मशीनरी हमको नहीं चाहिए, तो आप सारी नेट एसेट लो, जरूरी नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड नाटो। व्हाट इज नाटो, नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट जितनी सामने वाले की नेट एसेट है उतनी टेकन ओवर भी हो सकती है, पर देयर में भी डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड नेट एसेट टेकन ओवर। हम कंसीडरेशन किसके बदले में देते हैं, नेट एसेट टेकन ओवर। हम कंसीडरेशन किसके बदले में देते हैं, तो नेट एसेट और नेट एसेट टेकन ओवर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कंसीडरेशन इज कंपेयर टू टेकन ओवर। अरे जो चीज मैंने ली नहीं उसका पैसा क्यों दूंगा आपको, भाई 100 रुपए के बदले में 120 दिए, 20 की गुडविल, लेकिन 100 में से 10 की चीज तो मैंने ली नहीं थी, तो मैंने तो 90 के बदले में 120 दिए, तो 30 की गुडविल आ जाएगी या प्रॉफिट आ जाएगा अगर कम पेमेंट। तो कॉमन सेंस से चलना पड़ेगा आपको, आपको कंसेप्ट से पढ़ना है, कॉमन सेंस से पढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है स्मूथली, ठीक है। तो ये हो गया। तो पी लिमिटेड एक्वायर क्यू लिमिटेड, और इस बार शेयर इशू कर दिए, क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू हो गए भाई, क्या इशू हो गए, शेयर्स इशू कर दिए गए, ठीक है। हाँ, शेयर कितने का है, कितने 3 लाख, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है। तो भाई मैं एक बात बताइए, मैं अगर मार्केट वैल्यू लूंगा ना, ये ट्रांजेक्शन सब कुछ मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू पे चलने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस आपके घर के अंदर नहीं चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, हाँ है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। मेरी आपको मेरे से पैसे लेने थे, आपको मेरे से 20,000 रुपए लेने थे, आप मेरे घर पे आए, आपने बोला सर पैसे, मैंने कहा नहीं है, बोले सर पैसे, मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा आपने कहा पैसे, मैंने कहा भाई घड़ी ले जाओ, क्या ले जाओ, तो सर घड़ी आपने कितने में ली थी, मैंने कहा मैंने कितने छोड़, आज मार्केट वैल्यू आप भी वही देखोगे, मैं बोलूंगा मैंने 1 लाख में ली थी, बोले सर 1 लाख में रहने दो आप, आज ही बेचने जाएंगे तो 15 में बिकेगी, मेरे 5 और लेने निकलेंगे, नहीं तो आप तो ये घड़ी पुरानी वाली देके 80 उल्टा मेरे से मांग लोगे। तो जैन साहब अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन जैन साहब ऐसा थोड़ी मानेंगे फिर, अरे हाँ है ना, वो अपनी जगह है, सत कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू, समझ में आ गई बात। तो पी लिमिटेड ने एक्वायर है, क्यू लिमिटेड एक्वायरी है, क्यू लिमिटेड सीजेस टू एग्जिस्ट, बंद हो गई, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब हम क्यू की बुक्स बनाएंगे, किसकी बुक बनाएंगे, अब मैंने यहाँ पर एंट्रीज नहीं लिखी तो चल जाएगा ना, अब हमने थोड़ा लेजर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, एक ये आ गया, ठीक है। तो बी क्यू की बैलेंस शीट क्या है भाई, ये वाली 25 और 17, हाँ 42 की नेट एसेट, 42 की। अब पहले मैं क्यू की बात करूंगा, इस पे कौन सा इंडेक्स लगेगा, कोई नहीं, ये तो बिजनेस बंद करना है, बिजनेस बंद करने के लिए कोई इंडेक्स नहीं लगता, हाँ। अरे मरने वाले पे क्या है एप्लीकेबिलिटी, अरे मरने वाला तो यूं ही जा रहा है ना उसपे, अरे एप्लीकेबिलिटी उस पे करो जो गोइंग कंसर्न है, क्या है, गोइंग कंसर्न इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। क्यों फंडामेंटल अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न क्यों लिया, कि आपको हमेशा ये मानना पड़ेगा बिजनेस चलेगा, बताओ, व्हाई गोइंग कंसर्न इज फंडामेंटल, गोइंग कंसर्न इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, ये सबको पता है। मैं हमेशा पूछता हूँ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो व्हाई, व्हाई गोइंग कंसर्न इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। हाँ मतलब वो ये तो आप ये बता रहे हैं कि बैलेंस शीट बनती क्यों है, बैलेंस शीट बनती गोइंग कंसर्न की वजह से, अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो बैलेंस शीट काहे की, अरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी सैलरी देना बाकी है, यानी देना बाकी मतलब अगले साल देंगे, अगले साल देंगे मतलब आप मान रहे अगला साल है, अरे हाँ है ना,
तो इसलिए बैलेंस शीट बनी है मतलब वो गोइंग कंसर्न है। इसीलिए आप पढ़ते थे जो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कभी बैलेंस शीट नहीं बनी, क्यों? क्योंकि गोइंग, इंटर में ज्वाइंट वेंचर पड़ा होगा तो ज्वाइंट वेंचर में कभी बैलेंस शीट नहीं बनी, क्यों? शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। ये सोचने में आना चाहिए कि बैलेंस शीट कहां नहीं बनती जब गोइंग कंसर्न ही नहीं है। तो हमें मालूम है कि बैलेंस शीट बनती है गोइंग कंसर्न की वजह से, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो बैलेंस शीट ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्यों है, मैं बता देता हूँ। जनरल बात, बहुत जनरल बात है। हाँ, आप बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। नहीं नहीं, देखो उसका मैं एक सिंपल रीजन दे देता हूँ आपको, बहुत बेसिक रीजन तो पता चले, ये तो बहुत आगे आगे की कुछ बातें और भी हो सकती है। बड़ा बेसिक सी बात है भाई, अकाउंटिंग भगवान का बनाया हुआ सब्जेक्ट नहीं है, इंसानों का सब्जेक्ट है। भाई भगवान का सब्जेक्ट क्या है? नहीं, भगवान का सब्जेक्ट है विज्ञान, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, चंद्रमा रात को आएगा, अंधेरा हो जाएगा, तारे आ जाएंगे, सुबह सूरज, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ऐसे मैथमेटिक्स भी उसी का ही वैज्ञानिक असम्पशन पर ही बेस्ड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये वही रहेगा। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये फिक्स है भैया, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अकाउंटिंग किसका सब्जेक्ट है? इंसानों का बनाया हुआ सब्जेक्ट है। तो इसके सारे नियम किसने बनाए? इंसान ने। तो इंसान वैसे ही नियम बनाता है जो वो है, और कैसे बनाएगा इंसान? कल रात को मैं सोया था तो क्या ये सोच, अपन सब सोए थे तो ये सोच के सोए थे कल मर के मरेंगे? नहीं, अपन तो ये मरने को तो 1 मिनट बाद ही मर जाए को। हम सुबह हर रात ये सोच के सोते हैं कि कल ये करना है यार, बड़े सोच लेते हो कल क्या होगा मालूम है क्या, अरे कल क्लास जाना है यार, तो आप मान के चल रहे हो वो इंसान है। अब वो नहीं हो तो बात अलग है। कंजर्वेटिज्म पढ़ते हैं कि नहीं? प्रूडेंस, ये अकाउंटिंग का सिद्धांत है। फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करते, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, ये नियम है ना बेसिक। हाँ, तो ऐसा क्यों? ये है, ये तो हमें मालूम है। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसीलिए बनाते हैं क्योंकि फ्यूचर में होने वाले गेन को रिकॉर्ड मत करो लेकिन लॉस को रिकॉर्ड करना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो भैया तो फिर वो तो सबको मालूम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। हाँ, क्यों बनाते हैं? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। मेरा क्वेश्चन है व्हाई प्रूडेंस? बिकॉज हम सब कंजर्वेटिव ही तो हैं। दुनिया के 708 अरब, जितने भी 8 अरब दुनिया की पॉपुलेशन, सब कंजर्वेटिव है भाई साहब, सब कंजर्वेटिव है यहां से वहां तक, कोई माने या नहीं माने। मैं अब भी आपको बोलता हूँ जैन साहब, आपको बोलता हूं मैं, ठीक है, कि जैन साहब कल मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। नहीं नहीं, आपको बोल देता हूँ। जब देंगे तो देख लेंगे, आप इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, नहीं करोगे आप। लेकिन कोई अभी अंडरवर्ल्ड का डॉन आके बंदूक रख दे, कल 10 लाख चाहिए, तो आप सोचोगे तो सही भाई साहब अब क्या करूं, फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड हर व्यक्ति करता है, शायद देने पड़े, शायद, बिल्कुल, है कि नहीं? फ्यूचर गेन को कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, रिकॉर्ड नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता जनरली, है ना? तो खैर इसलिए हम बातें कर रहे हैं सारी। चलिए, तो बी लिमिटेड की जो है इस पर कोई इंडेक्स एप्लीकेबल है ही नहीं, ये एग्जिस्टेंस खत्म हो गया इस कंपनी का, रिलेशन अकाउंट के थ्रू सारी बुक्स बंद हो जाएंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया हमने, टू नेट असेट्स, रिलेशन टू नेट असेट, इस एंट्री के होने से नेट असेट्स का अकाउंट बंद हो गया है, अब रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई है। ठीक है, इक्विटी अकाउंट डेबिट, अदर इक्विटी अकाउंट जो भी थी लाइबिलिटी डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस एंट्री की पोस्टिंग होने से इक्विटी, पूरी बैलेंस शीट बी लिमिटेड की खत्म हो गई, खत्म करनी भी थी क्योंकि तो एक्सिस्टेंस खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमें पैसा ए लिमिटेड से लेना है। मैंने कंसिडरेशन 48 लाख कैसे आया कैलकुलेट कर लेंगे, 3 लाख शेयर 16 रुपए, 3 लाख शेयर जो हमें मिलने वाले हैं वो 16 रुपए के, वो भाई फेस वैल्यू 10 हो, आज वो 16 रुपए का सामान आ रहा है भैया, वो जो सामान आ रहा है वो एक चीज 16 रुपए की है, 3 लाख आ रही है, मेरे को 48 लाख का सामान मिल रहा है, पर मिलना है, लेना है किससे? ए लिमिटेड से। ए लिमिटेड क्या है? डेटर, तो एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल। अरे सेल की, ये सेल ही तो हो रहा है एक्चुअली। इस चैप्टर का बेसिक नाम मालूम? परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। बचपन में परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स करते थे, परचेज एंड सेल ऑफ असेट भी करते थे, तो बिजनेस बेच दो, खरीद लो, उसमें दिक्कत क्या आ रही है ना? तो एंट्री होनी थी डेटर टू सेल, अगली एंट्री सेल टू ट्रेडिंग पीएनएल, नेट एंट्री डेटर टू ट्रेडिंग पीएनएल, डेटर की जगह पे ए लिमिटेड, ट्रेडिंग पीएनएल की जगह पे रियलाइजेशन, नाम ही तो बदला है। तो एंट्री हुई ए लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ए लिमिटेड टू, तो ए लिमिटेड से लेना है डेबिट, ये आ गया, टू रियलाइजेशन,
रियलाइजेशन टू नेट एसेट्स, नेट एसेट अकाउंट बंद, ठीक है। इक्विटी एंड अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, वो अकाउंट बंद, शेयर होल्डर में आ गया। अब ए लिमिटेड से लेना है, ड्यू कर लो, ए लिमिटेड टू रियलाइजेशन। अब कंसिडरेशन मंगा लो भैया, शेयर्स आएंगे, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड अकाउंट बंद। अब शेयर्स आ गए कि नहीं? अब पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल ले। 42 का सामान कितने में गया? 6 का फायदा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर में बाय रियलाइजेशन। डबल एंट्री से चलना चाहिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब 25 की तो ये इक्विटी थी, अदर इक्विटी 17 42 और 6 का प्रॉफिट 48 देना है। हाँ शेयर्स दे दो, कैश दे दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से टू बैंक, फर्नीचर देते तो टू फर्नीचर, मशीन देते टू मशीनरी, शेयर्स दे दिए। पर अपने इशू नहीं किए, ये वहां से आए हुए असेट वाले शेयर दिए। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी पर किसी और के शेयर आपके पास आए, ये ए लिमिटेड के शेयर नहीं, ये बी, ये किसके शेयर है? ये बी लिमिटेड की बुक से तो ये बी के शेयर नहीं है, ए के शेयर है। ये बुक्स तो बी की है ना, तो बी के खुद पी और क्यू, हाँ वो ए और बी पी और क्यू हो गया, तो ये क्यू के शेयर्स नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? क्यू तो शेयर इशू कहां से करेगी, तो बंद हो रही है। चलो तो ये हो गया खत्म, सेम बात हो गई कि नहीं? और अब हम इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। ए लिमिटेड की इंडिविजुअल सेट ऑफ बुक्स, इंडिविजुअल ए लिमिटेड यानी एक्वायरर, यानी उसने इन्वेस्टमेंट खरीदे, उसने बिजनेस खरीदा है ना, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल सेट ऑफ बुक्स। हाँ बताइए क्या होगा? हाँ ये एंट्री, ये इंडिविजुअल सेट ऑफ बुक्स सही लिखा है हमने, कैसे? क्योंकि बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, तो यहां पे उसकी एसेट्स यहां लानी ही पड़ेगी। नेट एसेट डेबिट, कंसिडरेशन देना है, लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, एक्स्ट्रा पैसे गुडविल है, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं, टू शेयर कैपिटल भी केवल नहीं, 3 लाख इंटू 10 से शेयर कैपिटल और 3 लाख इंटू 6 से प्रीमियम। लॉजिकल है ना भाई? भाई जो इंश्योर कंपनी होती है शेयर्स की, सिक्योरिटीज की, वो तो फेस वैल्यू के ऊपर का अमाउंट प्रीमियम में भेजती है। ये भी हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही इजी बात हो गई। अब ए लिमिटेड की जो बैलेंस शीट बनेगी पोस्ट एक्विजिशन, वो क्या होगी बताइए? वो सीएफएस होगी क्या? उसमें बी का मर्जर तो होगा, पर वो सेपरेट है, और मैं तो कहूंगा सेपरेट ही क्यों, अब तो वो इंडिविजुअल ही है। ये तो मैंने एसएफएस लिख दिया, वैसे वो इंडिविजुअल है, ठीक है। और वो उस बैलेंस शीट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप चेक कर लेंगे। बताइए क्या क्या आएगा? नेट एसेट दोनों की आ जाएगी, उसकी जो वैल्यू थी वो तो, अच्छा इसमें एक चीज और है, एक मिनट, गुडविल तो आएगी, गुडविल 3 लाख की आएगी। इसमें ए और बी दोनों की नेट एसेट आएगी कि नहीं? तो बी वाली तो 45 पे आएगी, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू पे ली है, और आपकी जो ए की नेट एसेट थी वो तो 80 पे ही आएगी ना। लेकिन लेकिन इसकी नेट एसेट की वैल्यू दे रखी थी ना, फिर इसकी भी तो दे रखी 110 दे रखी है ना। अब अगर क्वेश्चन में मेंशन नेट एसेट है इसलिए कुछ नहीं कर सकता मैं, पर मान लो ये पीपीई होता केवल, इसकी नेट एसेट में केवल एक मशीनरी होती, तो इंडिया 16 लग जाता। तो वो तो बोलता है ना इसको रिवैल्यू भी कर सकते हो, वो तो कुछ मेंशन नहीं है इसलिए नहीं किया। मान लीजिए वो 80 लाख की 1 करोड़ 10 लाख हो गई, तो ये एंट्री पास करता, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अरे हाँ है ना? और कुछ भी नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू दी तो है, उसकी मार्केट वैल्यू दी तो है, पर उसकी फेयर वैल्यू के बारे में मालूम नहीं, तो हम ये मान लेते चलो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू है, तो भी हमें उसकी वैल्यूएशन रिवैल्यू करने के लिए नहीं बोला गया है, तो अभी नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। ये तो कंसेप्ट एग्जांपल चल रहा है, इसलिए हमें सिर्फ अभी बिजनेस कॉम्बिनेशन समझना है। भाई ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल है ना, तो मैं इसमें इंडिया 16 क्यों समझाऊं, ठीक है ना? और उस नेट एसेट में तो बहुत सारी हो सकती है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इवन डेटा स्टॉक, तो मैं एक ही इंडेक्स कैसे लगा दूंगा? अगर उसमें स्टॉक होता तो फिर मुझे वो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे लेना पड़ता, फिर फेयर वैल्यू थोड़ी चलता, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया है ना? तो ये वाली बात समझ में आ जाती है। तो ए की एसेट्स तो उसकी जो वैल्यू थी उसी पे आ जाएगी, और बी वाली फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। इज्जत पहले नहीं थी, अब आ गई गुडविल, है ना? और उसके बाद शेयर कैपिटल में जो पहले उसकी थी 60 लाख की, वो रहेगी, वो तो रहेगी, और नई वाली 30 की आ गई, नए शेयर इश्यू हुए हैं। अदर इक्विटी पहले वाली एसिटीज ले ली है, 18 की प्रीमियम जो थी वो अदर इक्विटी में आ गई, अदर इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है, खत्म हो गई बात। पी और क्यू वाला ही सवाल है। अब ये वही रिश्ता, वही सोच नहीं, पी और क्यू ने फिर से एक हरकत करी है, हरकत पी ने करी है, पर इफेक्ट क्यू पे भी आ गया है। क्या हुआ है?
अब ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है? पी के बीच में और क्यू के शेयर होल्डर्स के बीच में हुआ है। क्यू लिमिटेड में कोई एंट्री? नो एंट्री। क्यू लिमिटेड रहेगी, अस्तित्व रहेगा, पर अब वो रहेगी उसकी सब्सिडरी बनके। कैसे बनके? एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका कंट्रोल तो चला ही गया है, और वो भी 100% चला गया है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए। अब क्यू की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, पी की बुक्स में एंट्री बोल दीजिए फटाफट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन, लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, और कंसिडरेशन वही सवाल वही लिया है हमने ये, तो कंसिडरेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, है ना, ये हो गया। तो अब इस एंट्री के बाद अगर बैलेंस शीट बनाए तो मैंने ऐसे ही बना दी। ये क्या है? एसएफएस, एसबीएस, ठीक है ना, ये तो आईएफएस नहीं है, इसकी तो सब्सिडरी है। अब ये खुद का बना रही है केवल, तो ये एसएफएस ही है ना। नेट एसेट तो केवल इसी की तो आएगी, ये सेपरेट ही तो बन रहा है। अरे हाँ, है ना। और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, हो गया। पर अब इसकी नेट एसेट में समझ में आ रही बात आपके? ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको लगे भाई, कभी कभी लगता है कि सर आप थोड़ा सा आराम से, लेकिन भाई जितने लोग बैठे होते हैं सबकी स्पीड अलग अलग होती है ना। हम एक नॉर्मल स्पीड पे चलते ही हैं, लेकिन फिर भी किसी को लगे तो शर्माना नहीं, आप बोलो सर एक बार आराम से बोल दो, वापस रिपीट कर दो, ये सब बोलना चाहिए, आपका हक है ना। विद्यार्थी सदा स्वार्थी, ये होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में स्वार्थी होना पड़ेगा, है ना। जितना भी स्वार्थ अभी दिखाओगे आगे फायदा होगा। ये स्वार्थी होना पाप है, आगे जब कमाओ धमाओ तो उस पाप को पूरा कर देना, लोगों की मदद कर देना, है कि नहीं। -2 +2 0, तो प्लस बढ़ाते जाना, पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें क्या है कि नहीं। गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा। नेट एसेट आ गई खुद की, इन्वेस्टमेंट आ गए, शेयर कैपिटल 60 थी, अरे वो तो बड़ी है ना, वो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो बड़ी है। कितने की? तो 60 से 30 बढ़ के कितनी हो गई फिर? ये 90 हो गई, देखिए आप। और प्रीमियम 20 से 18 और बढ़ गई, 30। खत्म। और अब अगर कंसोलिडेट करना है, क्या करना है? अगर करना है कि करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, और पहली बार कर रहे हैं तो इंडेक्स 103 लग रहा है, तो नेट एसेट डेबिट कितने से करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे, 45 पे, है ना। टू कंसिडरेशन, गुडविल 3 लेके आएगी इसमें, और कंसिडरेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अब जो बैलेंस शीट बनेगी सीएफएस बनेगी ना, इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे कि गुडविल आएगी? इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना, वो एलिमिनेट हो जाएंगे ना, वो एलिमिनेट हो गए ना, बिल्कुल ठीक है। नेट एसेट किसकी आएगी बताइए? दोनों की कितनी हो गई? 80 और 45 मिला के 125, ठीक है। और गुडविल आ गई 3 लाख की, ठीक है। और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 60 तो थी, 30 और आ गई 90, अदर इक्विटी 30, खत्म हो गया। एनसीआई क्यों नहीं आया? क्या अब एनसीआई आएगा? अब एनसीआई आएगा? अब एनसीआई आएगा तो बाकी सारी कहानी तो वैसे की वैसी हो जाएगी। अब उसमें क्या करना, क्या सेपरेट, समझ गए? सेपरेट में क्या होगा बताइए? क्यू की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे कि नहीं, और शेयर कैपिटल और प्रीमियम भी बढ़ जाएगी क्योंकि कैश नहीं दिया है, खत्म हो गई वो तो एज इट इज है। अब यहां पर एनसीआई आने वाला है। एनसीआई की 2 मेथड्स बता देंगे क्या? बोलिए क्या? प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट, हो गया इतना। एनसीआई एट पसना, एनसीआई एट, हो गया। एनसीआई एट पसना, एनसीआई एट फेयर वैल्यू। एंट्री पहले सोच ले, अमाउंट बात। नेट असेट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई, डिफरेंस गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, प्रॉफिट होएगा तो गेन है, हो गया। अब बाकी सारे 45 की नेट एसेट आई, 48 का कंसिडरेशन देना है। वैसे 3 लाख की गुडविल थी वैसे, लेकिन नहीं, ये पूरा 45 हमारा नहीं है, 45 का 20%, 9 लाख रुपए, चेक कर ले, ये 9 लाख रुपए हमारा नहीं है। तो 45 -9 36 के बदले में हमने 48 दिए हैं, तो 12 लाख की गुडविल।
एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर हम बोले नेट एसेट 45 टू कंसिडरेशन 48, एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, तो हमने 48 लाख कितने परसेंट के बदले में दिए? 80% के बदले में दिए, 20 के बदले में 12। ये 9 और 3 का डिफरेंस आ गया, गुडविल 12 की जगह 15 हो गई। 15 का 80% ही 12 लाख आती है। इसको कहते हैं फुल गुडविल। क्या कहते हैं? इंक्लूडिंग एनसीआई। भाई एक्चुअली 48 में गुडविल थी, 45, इसको लॉजिक से समझना, अब थोड़ा सा मैं लॉजिकली होऊंगा। 45 से 48 में तो 3 लाख गुडविल थी, तो 48 में गुडविल थी, यानी कंसिडरेशन में गुडविल होती है। तो अब जब मैंने कंसिडरेशन के हिसाब से वैल्यू निकाल ली, तो इस एनसीआई में भी तो गुडविल है, इसलिए वो गुडविल बढ़ के आ जाती। हाँ है ना? तो ये सब एमसीक्यू आ सकता है कि भाई व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, measured at fair value, then goodwill is full goodwill or partial goodwill? Full goodwill. It includes goodwill of NCI portion also. And if NCI is valued at proportionate share in net asset, then it is a partial goodwill. It does not include, it exclude goodwill related to NCI, क्योंकि हमने उसका पूरा proportionate share हटा ही दिया है ना? मतलब 45 से 48 का कंपेरिजन ही नहीं हो रहा है, 45 माइनस 9 36 से कंपेयर हो रहा है। हो गया? और ये वाली एंट्री एक ही बार लिखी क्योंकि ये तो कॉमन थी। कंसिडरेशन चाहे यहां पे करो या वहां पे करो, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, कुछ और देते तो टू अदर एसेट, टू डिबेंचर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रीमियम फेस वैल्यू के ऊपर है तो। और दोनों ही केस में बैलेंस शीट बदल जाएगी कि नहीं? बताइए, नेट एसेट में क्या क्या आएगा? खुद की और उसकी फेयर वैल्यू वाली, ठीक है। और शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जो पहले थी वो और जो नया इशू किया वो। अदर इक्विटी 20 पहले थी और 18 और हो गई, हाँ है ना? और गुडविल भी आएगी और एनसीआई भी आएगी। तो गुडविल इधर 12 लाख था, इधर 15 लाख, एनसीआई इधर हमने 9 लाख वैल्यू। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है। अब लिखवाते तो यही चीज क्या है, शायद या तो ये पूरा ही नहीं होता, और या फिर अगर होता भी तो लगभग हमें 1.5 गुना टाइम लगता, बहुत थोड़ा, और उसमें फिर समझना लिखना समझना, इसलिए है ना। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये नोट्स आपको मिले ना, तो आपको नोट्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको इसको घर पे नोट करना चाहिए, इसको प्रॉपर कॉपी बनानी चाहिए, ताकि आपको रिवीजन के वक्त बहुत अच्छा रहे। अपनी राइटिंग में की लिखी हुई चीज का रिवीजन करना वो बेस्ट होता है, उसका इफेक्ट पता नहीं चलता एक्चुअली। आपको लगेगा नहीं यार सर के नोट्स है इसी में से रिवाइज कर लो, वही नोट्स आप अपने राइटिंग में लिखोगे तो उसका इंपैक्ट ही अलग है, उसका इंपैक्ट ही अलग है, उसके अलग ही फर्क। मैं उसको अभी इंपैक्ट को आपको बता नहीं सकता, कुछ चीजें इंटेंजिबल होती है ना, हर चीज दिखती नहीं है ना, मतलब उसका इफेक्ट कई बार एग्जाम में पता चलता है। ठीक है, तो बस इतना ही। और ये क्लास का टाइमिंग यही रहेगा अपना 2:10 2:15 से 3:15 3:30 तक, 1.25 घंटे की क्लास सफिशिएंट है। किसी दिन हमें लगेगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि मैं और भी मेरे पास मैंने आप लोगों के लिए फर्दर नोट्स भी बना रखे हैं, दिख रहा है आपको ये सारी चीजें? नहीं, इसमें वो नोट्स कहाँ चले गए जो मैंने कल ही दे दिए थे? डाले नहीं होंगे, ये रहे नोट्स, ये इसके आगे के नोट्स भी हैं अपने पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है ना, सफिशिएंट है आपके लिए। हो गया? कोई भी डाउट आए तो अब इसको रिवाइज कर, बस इसी से रिवाइज कर लेना, करने से ठीक है। चलो और बताएं, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया चल रहा है सर? कोई समस्या तो नहीं? वैसे आएगी नहीं, समस्या तो आनी नहीं है, वैसे बिल्कुल नहीं आएगी। बस ये है कि जो आपके हिस्से की मेहनत है वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, ओके।